नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर क्वेश्चन। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, तो एलसीएम मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिया 13 इंटू 2 26 इंटू 7 करके 182, और इनका प्रोडक्ट मैंने करके यहाँ पे लिख दिया 23460, क्योंकि वेरिफिकेशन करना तो फिर पूरा ही लेना पड़ेगा हमें। देखिए वेरिफिकेशन के लिए हमारे पे वेरिफिकेशन था एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही था ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। एलसीएम यहां पे आया था इनका 182 है ना, ये मैं फर्स्ट पार्ट जो था आपका उसके लिए कर रहा हूं, ठीक है। इसमें पार्ट एक और भी है, मैंने सारे पार्ट नहीं लिए, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के भी और सेकंड क्वेश्चन के भी। चलिए तो एलसीएम 182 और एचसीएफ आया 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो दो नंबर्स है 26 एंड 91, 26 इंटू 91, ये प्रोडक्ट एक जैसा आना चाहिए। तो करके देखते हैं सबसे पहले 182 इंटू 13, तो 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 का 2 5 2 8 1, तो ये आपके पास आएगा 6 6 और ये हो गया 13, 2366 2366 इज इक्वल टू, अब इनका करके देखते हैं 26 इंटू 91, तो ये आपका 26 और ये 6 9 54 का 5 9 2 18 और 5 23 6 6 3 2 2366 2366, देखो रिजल्ट हो रहा वेरीफाई है ना। तो ये एक तरीके से चेकिंग प्रोसीजर होगा कि आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे वो ठीक है या नहीं, तो इस रिजल्ट में रख के देख लो। अगर वो नहीं भी कह रहा और आपको पेपर में डाउट है कि मेरा आंसर सही है या गलत, तो हम यहाँ रख के भी बेटा चेक कर सकते हैं, है ना, ये भी प्रोसीजर है। यहाँ तो वो वेरीफाई करा रहा है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट का वेरिफिकेशन, है ना, ये हमने किया था फर्स्ट पार्ट वेरीफाई, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो देखो सेकंड पार्ट का एलसीएम आया था 23460 इंटू एचसीएफ, और एचसीएफ हमारे पास आया था 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो नंबर्स क्या थे, वो नंबर्स ये थे 510 इंटू 92। चलिए एलएचएस आरएचएस सेम आनी चाहिए, तो इसका अगर मैं डबल करूं तो 46, इसका 46 हो गया, इसका 92 हो गया 0, तो 46920 ये आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो एक बार, 200 6 to the 12 1 4 to the 8 9 और 23 to the 46, बिल्कुल ठीक है। अब इधर से कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 51 इंटू 92, 51 इंटू 92, 0 बाद में लगा लेंगे 2, और ये आपके पास 9 5 9 ज़ा 45, 2964 और एक 0 46920 46920, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो एचसीएफ और एलसीएम निकले बिल्कुल परफेक्ट निकले, ये रहा एचसीएफ ये रहा एलसीएम। तो ये एक चेकिंग प्रोसीजर हो गया हमारे पास, हम क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं जैसा कि उसने हमसे वेरीफाई कराया। नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now we start our next question. Exercise 1.2, question number 3. Find the LCM and HCF of the following integer by applying prime factorization method. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही LCM मेथड से कैलकुलेट करना है जो हम फैक्टर्स निकालते हैं ना, और फिर हमें LCM भी ऑब्टेन करना है और HCF भी। देखो फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले 12 15 और 21, इन तीनों के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता हूं। तो इसके प्राइम फैक्टर मेरे अकॉर्डिंग आएंगे 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 जब आप कैंसिल करोगे 4 से 12 होता ना, 3 5 ज़ा 15, तो ये 3 इंटू 5 आएगा और ये 3 इंटू 7 आएगा। तो सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं। तो एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ द क्या लीस्ट पावर, एचसीएफ में क्या होता है, लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 3 है यहाँ पे, और अगर मैं लीस्ट पावर देखूं तो इस पर भी 1 पावर है, 1 पावर 1 पावर, तो लीस्ट पावर 1 ही है, तो एचसीएफ हो गया 3। नाउ एलसीएम, एलसीएम क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर,
तो कॉमन फैक्टर 3 है, सब पे 1 पावर है तो 3 आएगा। और जो नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन में 2 की पावर 2, 5 और 7, तो 2 की पावर 2, 5 और 7, ये सब भी आ गया, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा कितना आएगा आपके पास, यहाँ निकल के मल्टीप्लीकेशन करके इसका एलसीएम। मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा। सेकंड पार्ट, इसी तरीके से सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे 23 और 29, है ना। ध्यान से देखो, तीनों ही प्राइम नंबर हैं, 17 किसी के टेबल में नहीं आता, 23 नहीं आता, 29 नहीं आता। तो अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर ब्रेक करूं तो आएगा 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 तो होता ही है, 1 के टेबल में तो सारे आते हैं, 1 इंटू 29। यही था प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के। अगर आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर है, बस सिर्फ 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर मैं इसका एचसीएफ देखूं तो कॉमन में लीस्ट पावर, कॉमन में 1 है, लीस्ट पावर 1 है, 1 का तो कितनी भी पावर हो वैसे भी 1 ही रहता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन नंबर्स। तो कॉमन 1 और बाकी नॉन कॉमन में क्या क्या है, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो इसके सामने। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने ऐसे, और यहाँ पे भी कर लिया हमने। फर्स्ट क्वेश्चन में तो खैर प्राइम फैक्टर ही लिखे थे, तो प्राइम फैक्टर की हेल्प से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये दोनों हमने कैलकुलेट करके दिखा दिए। एक पार्ट बचा है वो अपने आप कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657, दो नंबर्स का HCF लिखने का तरीका होता है द HCF ऑफ 306 एंड 657। इसका पूरा स्टेटमेंट जो है अगर हम वैसे रीड करें तो क्या बनेगा, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इन दो नंबर्स का HCF 9 है। अब वो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स 306 एंड 657, वही तो है नंबर। तो कौन सा रिजल्ट यूज होगा, एज वी नो दैट क्या, ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस रिजल्ट को फॉलो कर लेते हैं। तो वो दो नंबर कौन है, दोनों नंबर दे रखे हैं 306 एंड 657। 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम तो हमें कैलकुलेट ही करना है, ये तो कहा फाइंड एलसीएम, तो एलसीएम तो हमें कैलकुलेट करना है इंटू एचसीएफ। एचसीएफ हमें दो नंबर्स का 9 दे रखा है, 9, तो यहां से 9 डिवाइड में आ जाएगा। जब 9 डिवाइड में आएगा तो दिस इंप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कितना, 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो हमारे पास बचा क्या, 34 इंटू 657। जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके वो आपका क्या आ गया, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे जो भी नंबर आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, एलसीएम। चलो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन भी, 657, वरना कहोगे कि सर तो बीच में छोड़ देते हैं। भाई खुद भी मेहनत करो, मल्टीप्लिकेशन ही तो है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन की करके दे देता हूँ। 7 4 जा 28 का 2, 5 4 जा 20 और 2 22 का 2, 6 4 जा 24 और 2 26, 7 3 जा 21 का 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 1 3 6 18 और 1 19, 8 3 और 13 का 1 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8। ये इसका आ गया आपके पास एलसीएम। इज इट क्लियर? तो एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, आपका भी हाथ सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इस तरीके के प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम और एचसीएफ गलत ना हो, इस पे प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, आगे कंटिन्यू करेंगे। Now let us start our next question, question number 5. It is also an important question. अच्छा क्वेश्चन है ना? Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0.
क्या ये नंबर कभी भी 0 से एंड होगा? ध्यान से देखना, एंड विद द डिजिट 0। क्या मीनिंग है अभी समझाता हूं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, देखो हमें तो चेक करना है, करके देखते हैं मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है 6 रेज टू द पावर n। पहले जनरली समझो क्या मतलब है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक डिजिट दे रखी है 6 रेज टू द पावर n, और उसने बताया कि फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सिंबल बिलोंग का होता है, उसने तो लिख रखा है कि n इज अ नेचुरल नंबर। मैंने बता दिया कि n नेचुरल नंबर्स हैं, बिलोंग का मतलब n सारे नेचुरल नंबर है। जैसे 6 की पावर n की जगह 1, भाई नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, या नेचुरल नंबर 2 रख दो, या 3 या 4, इस तरीके से ये तो आते जाएंगे, है ना। तो अगर मैं देखूं 6 की पावर 1 का मतलब 6 हो गया आंसर, 6 की पावर 2 का मतलब 36 हो गया आंसर, 6 की पावर 3 का मतलब यानी 36, 6 आई थिंक 216 है ना, और 6 की पावर 4 का मतलब 16, 256 है ना, ये हो गया। तो वो ये कहता है कि क्या कभी भी ये एंड विद द डिजिट हो सकता है 0? क्या मतलब हुआ एंड विद द डिजिट 0? एंड विद द डिजिट 0 का मतलब है कि यूनिट प्लेस नंबर, आखिरी का नंबर। एंड विद द डिजिट का मतलब होता है आखिरी की डिजिट, यानी यूनिट प्लेस डिजिट, उस पर 0 आ रहा है कभी। तो अगर आप ध्यान से देखो, आप 6 की पावर कितनी भी यूज कर लो, ऐसे 6 की पावर 5, 6 की पावर 7 कितनी भी बार कर लो, क्या इसकी यूनिट प्लेस पर कभी 0 आ पाएगा? वो कह रहा है चेक करके बताओ। तो इन जनरली तो हमने 1 2 3 रख के देखा, हम देख रहे हैं कभी भी नहीं आने का, बट इसको बताएंगे कैसे, यहाँ पे मेन थिंग है ये। चलिए, एक चीज तो ये हमारे को थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। दूसरा, अब वो कह रहा है कि एंड विद द डिजिट 0, यूनिट प्लेस पर 0 आए, तो मेरे अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस पर 0 तब आ सकता है कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए, है ना, क्योंकि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, और 10 की आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 जरूर आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 0, है ना। और अगर मैं 6 की बात करूं, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर देखूं तो ओनली 2 इंटू 3 आ सकता है। क्या इसके अलावा इसमें 5 आ रहा है? चलो 2 तो आ रहा है, 2 इंटू 5 कह रहा हूं आपसे, 2 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है इसमें। 5 नहीं आ रहा तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो इट मींस 2 5 या 10 कभी बनेगा नहीं। 10 बनेगा नहीं तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन के प्रूफ के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम को यूज करेंगे, है ना। देखो 6 raised to the power n, it can be written as 3 into 2 raised to the power n, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n, n पावर अलग अलग दे दी मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो आप यहां बताओगे here we don't have 2 into 5 in prime factorization of, in prime factorization of 6, जो ये नंबर था, है ना, ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज 3 इंटू 2, इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 3 इंटू 2 है। तो हमने क्या लिखा, हियर वी डोंट हैव क्या 2 इंटू 5 इन प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, ठीक है, ठीक है, यहां तक का काम हुआ। ऑल्सो अब देखो यहां मैं फंडामेंटल थ्योरम लिखूंगा। हमने क्या कहा कि इसके प्राइम फैक्टर में 3 इंटू 2 आ रहा है। फंडामेंटल थ्योरम भी क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं, यानी एक ही होते हैं। 2 इंटू 3 है तो 2 इंटू 3 ही रहेगा, ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 रहेगा, 2 इंटू 3, 2 और 3 ही रहेंगे, है ना। तो वो फंडामेंटल थ्योरम हम बताएंगे यहाँ पे। तो वो थ्योरम जो हमने फंडामेंटल की थी वो इन क्वेश्चंस के लिए यूज करनी थी हमें, ठीक है। तो अब यहां बताएंगे ऑल्सो by the fundamental theorem we know that prime factorization of every composite number
नंबर इज यूनिक। ठीक है, ये थ्योरम हमारे पास है कि किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर के यूनिक हो गए। तो इसका मतलब 6 के प्राइम फैक्टर सिर्फ हमेशा क्या रहेंगे, 3 into 2 यूनिक होते हैं। तो दिस इंप्लाई, हमें क्या पता लगा कि 6 के फैक्टर कभी भी 2 into 5 की फॉर्म में आएंगे नहीं, और अगर 2 into 5 की फॉर्म में नहीं आ रहे तो इसकी एंड प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो दिस इंप्लाई 6 raised to the power n कैन नेवर एंड with the digit 0, ये कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। तो यही तो हमें चेक करने के लिए कहा था उसने कि आप चेक करके बताओ, हमने चेक करके बता दिया। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका फॉर्मेट ये है कि आप उसको इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से, है ना, यहां से यहां तक मैंने क्या लिखी है, ये फंडामेंटल थ्योरम, ये लिखनी पड़ेगी आपको भी। विदाउट रीजन फिर हम कैसे कह देंगे कि भाई कहां से, तो आप रीजन साथ में दोगे ना कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप जरूरी थोड़ी है कि अब आपको 6 की पावर n दिया, ये दे दे 7 की पावर n, या ये दे दे 8 की पावर n, करना तो यही काम है। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट। अब मैं यहाँ पे रब करके आपको और नंबर्स के लिए बता देता हूँ। तो फॉर्मेट ये रखना है, जैसे 7 की पावर n है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 के प्राइम फैक्टर देखूं, 7 की पावर n है, तो 7 के प्राइम फैक्टर सिर्फ क्या निकल के आएंगे, 7 into 1, इट मींस क्या बन जाएगा ये 7 की पावर n into 1 की पावर n, 1 की तो कितनी भी पावर हो 1, क्या इसके प्राइम फैक्टर में 2 into 5 आएगा? नहीं आएगा। तो लिख देंगे इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, इसको 7 कर देंगे कि 7 है ना, 7 के प्राइम फैक्टर क्या होता है, ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे कि इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 7 into 1 है। तो ऑल्सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, सो 7 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो टीचर्स कोई भी नंबर दे सकते हैं आपको, 4 की पावर n, 8 की पावर n। कंसेप्ट यही है कि किसी के भी प्राइम फैक्टर में जब तक 2 into 5 नहीं आने का, उसकी लास्ट प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आ सकता, है ना। देखो 2 into 5 का मीनिंग फिर समझ लो क्या होता है, 10, और आप किसी भी नंबर की 10 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 256 into 10 करोगे तो तुरंत 256 0 आ जाएगा। देखो आ गया लास्ट प्लेस पे 0। तो कहने का मतलब ये है कि 0 सिर्फ तब आ सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 into 5 हो, उससे पहले 0 कभी भी नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा एक नोट लिखवाता हूं, बड़े ध्यान से देखना, और थोड़ा आगे का बता देता हूं आपको इसी क्वेश्चन में। देखो मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, तो आप वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लेना। देखो ध्यान से, नंबर फर्स्ट, पहली चीज के डिजिट एंड विद 1 0। अगर लास्ट में आपको एक 0 लाना है तो सिर्फ 2 into 5 का एक पेयर लेंगे, 1 पेयर होना चाहिए, लेंगे नहीं, 1 पेयर होना चाहिए। नंबर सेकंड, अगर डिजिट एंड विद 2 zeros, अगर लास्ट में 2 0 चाहिए किसी में, तो किसी नंबर की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 0 नहीं आ जाएंगे। इट मींस 2 into 5, 2 into 5 के 2 पेयर चाहिए। कितने पेयर चाहिए? 2 पेयर्स। इसी तरीके से अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 0 चाहिए तो 2 into 5 के कितने पेयर चाहिए? 3 एंड सो ऑन। जितने 0 चाहिए उतने ही 2 into 5 के पेयर होने चाहिए। ये बड़ी कायदे की बात है, पढ़ी हुई बात है, और बस लिखने का तरीका है। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का